Hello students, in this video we are going to discuss about the basics of the geometric optics, है ना। आपने ऑप्टिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी रखा होगा पहले से। तो विल स्टार्ट विथ नॉर्मल डिस्कशन रिगार्डिंग कि ये ऑप्टिक्स होती क्या चीज़ है और कितने तरह की ऑप्टिक्स होती है। उसके बाद फिर विल मूव टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, मतलब जो हमें पढ़ना है एक्चुअली में। तो स्टार्टिंग विथ द वेरी फर्स्ट वन, लेट्स डिफाइन द ऑप्टिक्स फर्स्ट। तो ऑप्टिक्स बेसिकली आपको पता है, ये बेसिक डेफिनेशन है कि ऑप्टिक्स इज द साइंस ऑफ लाइट, है ना, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा साइंस जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं वो उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फील्ड है फिजिक्स का। और इसमें अगर हम बात करें कि ऑप्टिक्स जो है वो कितने तरह का होता है, तो बेसिकली जो आपका ऑप्टिक्स है ये आपका डिवाइडेड है। इसके तीन मेन ब्रांच हैं ऑप्टिक्स के: फिजिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, है ना। तो ऑप्टिक्स का भी तीन पार्ट हो गया आपका: फिजिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है। तो अब बेसिकली हम ये जान लेते हैं इसका डेफिनेशंस क्या है। देखिए, जो आपका एज पर द डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो जो फिजिकल ऑप्टिक्स है इसमें हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करते हैं। ठीक है, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करते हैं वेव ऑप्टिक्स में, जो एक फिजिकल ऑप्टिक्स है। वहीं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली इट्स ए स्टडी ऑफ रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि जो आपकी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है। और जब हम बात करते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स की, तो ये बेसिकली है आपका फोटोन ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट को पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्टिक्स है उसका तीन ब्रांच हो गया: फिजिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करते हैं। और जो आपका रे ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो पार्ट है, उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। और क्वांटम ऑप्टिक्स ये कहता है कि जो लाइट है उसको हम पार्टिकल नेचर हम कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में ये है जिसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपका सिलेबस ये है। तो मैंने इसलिए इंट्रो दे दिया क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ने के पहले ये पता होना चाहिए कि वो क्या है और कहाँ से वो आया है। तो अगर आप देखिए, तो अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जो डेफिनेशन है आपका कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन में ही बहुत कुछ बेसिक्स छुपा हुआ है। पहले तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, है ना, ये डिस्क्राइब्स द प्रोपेगेशन, है ना। प्रोपेगेशन मीन्स होता है ट्रैवल, मीन्स इसको हम ट्रैवल के फॉर्म में आप समझ सकते हैं वर्ड, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। ठीक है, विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन and whose paths are governed by the laws of reflection and refraction at the interfaces between the media। ठीक है। अब इस डेफिनेशन का देखिए, हर एक डेफिनेशन का एक समराइज फॉर्म होता है। इस डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि आपका जो लाइट है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक है। दूसरा ये कहता है कि पॉइंट नंबर 2 आपका ये हो गया इस यहाँ पर कि रिफ्रैक्शन होगा, और तीसरा है रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा ये डिपेंड करता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। और मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द पाथ जो भी है आपका, उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कितना रिफ्रैक्ट होगा। लेकिन
ट्रैवल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो लॉज हैं आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, उसको हम समराइज कर सकते हैं कि जब लाइट जो है वो किसी दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम के बाउंड्री को हिट करती है ना, मतलब दो मीडियम है, उसका बाउंड्री है, उसको जब हिट करेगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होगा, जो अभी मैं आपको कह रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये जो आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू, है ना, ये हमें पता चलेगा कि कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों मीडियम का रिस्पेक्ट, एक का रिस्पेक्ट दूसरे रिस्पेक्ट में क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक ऑफ आपका ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी मैंने आपको साथ डिस्कस किया। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने के पहले हमें ज़रूरत है एक फर्मेट्स प्रिंसिपल है उसके बारे में जानने का। एक्चुअली दिस फर्मेट प्रिंसिपल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट फर्मेट इन 1658, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन चूजेज अ पाथ अलॉन्ग विद द टाइम टेकन इज द लीस्ट और मिनिमम। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी लाइट, है ना, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल कर रही है तो एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस हो सकता है ना। जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि लाइट जब ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। डिपेंड ये करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों मीडियम का क्या रिलेशन है दोनों का, है ना। तो जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लाइट ट्रैवल कर रही है आपकी ऐसे, और इसमें रिफ्रैक्शन भी होगा, मतलब कुछ पार्ट जो है आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बाउंड्री बना दूं, है ना, ऐसे, तब आपको समझ में आएगा शायद कि कुछ पार्ट जो है वो ये रिफ्रैक्शन में जा रहा है, कुछ पार्ट जो है आपका रिफ्लेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये जो है पाथ वही चूज करेगी ये रे ऑफ लाइट जिसमें टाइम टेकन जो है वो मिनिमम होगा, मतलब या तो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट या रिफ्रैक्ट करेगी, लेकिन पाथ वही चूज करना है इसने जो जिसमें टाइम टेकन मिनिमम हो जाए आपका। ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल जो अभी आपने पढ़ा, ये जो हमने डिस्कस किया, ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड किसके लिए है? केवल प्लेन सरफेस के लिए। मतलब लाइट जब कोई प्लेन सरफेस के थ्रू ट्रैवल कर रही है ना, तो उसके जैसे प्लेन सरफेस में आप समझ लें कि एक ग्लास स्लैब है आपके पास, है ना, वो हो गया, उसमें उस केस में आपका जो लाइट ट्रैवल करेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, तो पाथ वही चूज होगा जिसका टाइम मिनिमम है। दूसरा ये कहता है, लेकिन जब हम स्फेरिकल सरफेस की बात हम करते हैं तो फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेसेस एक्चुअल पाथ जो होगा लाइट का विल बी दैट फॉर विच द टाइम टेकन इज ईदर मैक्सिमम और मिनिमम बट नो अदर वैल्यू, है ना। इसका क्या मतलब बता रहा हूं। अगर प्लेन सरफेस की बात करें तो पाथ चूजन बाय द लाइट वो होगा जिसके लिए टाइम मिनिमम है, लेकिन जब हम स्फेरिकल सरफेस की बात हम करते हैं तो पाथ वो चूज करेगी लाइट जिसके लिए टाइम या तो मिनिमम हो जाएगा या मैक्सिमम हो जाएगा, बीच वाला नहीं, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई टाइम है, मान लीजिए हम टाइम लेते हैं t1 और एक टाइम है हमारा t2, है ना, दो टाइम है हमारे पास, और ये है आपका मिनिमम वैल्यू, ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो या तो ये t1 होगा या तो t2 होगा, इसके बीच का नहीं होगा। ठीक है, तो यही दोनों में से कोई एक वैल्यू एक्वायर करेगी वो टाइम में, टाइम के सेंस में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड को जोड़ करके एक वर्ड बनता है जिसका नाम है एक्सट्रीमम, जो अकेला वर्ड रिप्रेजेंट करता है मिनिमम हो या मैक्सिमम हो।
मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये है कि अब देखिए हमारे पास अब दो चीज़ें हो गई, एक तो प्लैनर सरफेस का आ गया आपका और एक हो गया आपका स्फेरिकल सरफेस का। तो अब इन चीज़ों को कंबाइन करके हम एक जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल का जो हमारा है। तो इनको अगर हम चूज़ करके एक बनाएं तो उसमें जो हमारा बनता है जनरल प्रिंसिपल ये बन जाता है हमारा कि अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉलोज अ पाथ फॉर विच ऑप्टिकल पाथ इज इधर मिनिमम और मैक्सिमम एक्सट्रीमम। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका दोनों चीज़ आ गया, जनरल स्टेटमेंट में दोनों आ गया। ये अकेला मिनिमम वर्ड को अगर आप लेके चलोगे, है ना, ये अकेला अगर आप मिनिमम वर्ड लेके चलोगे तो ये हो गया आपका प्लैनर सरफेस के लिए। और अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंसिडर करोगे, है ना, तो ये हो गया आपका स्फेरिकल के लिए। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो है आपका ये आपका जनरल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और अब इसमें देखिए ये डायग्राम है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमने ये माना कि एक पॉइंट Q है ना, एक पॉइंट Q है जहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है पॉइंट P तक। तो हमने माना दो पाथ है हमारे पास, एक पाथ हो सकता, पाथ तो कोई भी हो सकते हैं, कितने भी पाथ हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस हमने कोई भी रैंडमली दो पाथ मान लिया। तो हमने एक पाथ मान लिया आपका ये वाला पाथ है ना, एक ये वाला पाथ है QAP करके, और दूसरा पाथ है हमारा QBP करके। अब इन दोनों पाथ में से कौन सा पाथ मिनिमम होगा उसके लिए भी स्टेटमेंट है हमारे पास। तो वो इसी जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है उसी का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होगा वो। तो उसका हम देख लेते हैं एक बार। तो जो आपका ये है कि ये फिगर में जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैं अभी आपको PAQ है ना, एंड नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, तो एक PBQ है, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ पाथ जो है आपका DS है। ये DS क्या है मैं आपको एक बार डायग्राम में बता देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो आपका ये है DS आपका, एक्चुअली में ये इस चीज़ की बात हो रही है DS यहाँ पे, ये है आपका DS, है ना, ये DS है। तो स्टेटमेंट ये कहता है आपका कि इसमें से हम एक पाथ मान लेते हैं PBQ। एक पाथ तो हमें पता है, एक पाथ तो हमें पता है कि आपका PAQ है एक पाथ, और एक कोई भी पाथ हम बना ले, रैंडम चूज कर लेते हैं, PBQ चूज कर लेते हैं, इसमें हमें कंसिडरेशन करना ही है ना, तो कोई भी हम पाथ चूज कर लेते हैं। तो इसमें ये है कि अब हम डिफरेंस बना लेते हैं कि ये DS है, उसका डिस्टेंस है, लेटरल डिफरेंस है ना। According to Fermat's principle, if this difference DS is very small of the first order, then the dt, the difference of the time taken along PAQ and PBQ is very small of the second order। ठीक है, अब स्टेटमेंट में ये कहता है कि जो dt by DS है वो जीरो होना चाहिए, है ना, dt by DS जो है वो जीरो होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, इसको मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करिए। याद है अगर आपने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा होगा तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो मतलब वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसको हम उसके लिए हम डिफरेंशिएट करते थे, उसको फिर इक्वल टू जीरो करके पता लगाते थे कि मैक्सिमम पे जाना है या मिनिमम पे जाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें कहता है कि इफ डिफरेंस DS इज वेरी स्मॉल of the first order, then dt, the difference of time taken along PAQ and PBQ is very small, है ना, यानी कि rate of change of time with respect to distance is equal to 0 कह रहा है ये। और a given path is said to be the actual path if and only if all the neighboring path of the given path involve time differences which are small, है ना, मतलब कि और दूसरे पाथ जो हैं, है ना, और जो दूसरे पाथ हैं उनका टाइम डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या एक्चुअली में ये।
एक्चुअली हम अब इस चीज़ को हम डिफरेंट केसेस में रिफ्रैक्शन पे रिफ्लेक्शन पे लगा करके देखेंगे कि क्या आता है एक्चुअली, जो मिनिमम कहने की बात हो रही है वो है या नहीं है ना। इस चीज़ को हम लगा के देखेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला केस बनेगा वो जो है आपका तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें जो आपका है पहला इसमें अब 3 चीज़ें आएंगी आपकी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन तो आपको पता है कि इस केस में क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए होमोजेनियस मीडियम, ये है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। A straight line is a path of least distance and hence it is a path of least time. Thus the light travels in a straight line in homogeneous medium. रिफ्लेक्शन किस में होता है, जब आपका इसमें द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इन द प्लेन विच कंटेन्स द इंसिडेंट रे। तो ये सारे जो बेसिक्स हैं आपके, ये बेसिक सारा कुछ आपने पहले पढ़ रखा होगा 11th-12th में। तो बेसिकली मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया कि एक बार आइडिया थोड़ा हो जाए आपको कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में। तो अब बेसिकली जो हम अब स्टडी करने जा रहे हैं, अब हम फर्मेट्स प्रिंसिपल को हम अप्लाई करके ये देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम का जो ये कहा जा रहा था वो है क्या एक्चुअली में। तो हमने एक चीज़ लिया कि अब एक चीज़ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम निकालेंगे फर्मेट्स प्रिंसिपल से, है ना, कि फर्मेट्स प्रिंसिपल से कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये आपका चल रहा है रिवर्स प्रूफ चल रहा है आपका, अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई लाइट ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अगर रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये उस पाथ के लिए वैलिड होगा जिस पाथ के लिए आपका dt/ds इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये है इसका मतलब, है ना। अब दोनों को जोड़ के देखिए कि अब इसके समझिए कि अगर dt/ds अगर 0 होगा तभी I इज इक्वल टू R होगा, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तभी होगा जब dt/ds इक्वल टू 0 होगा। या इसको रिवर्स समझ लीजिए कि अगर I इक्वल टू R है तो dt/ds बराबर 0 होना ही चाहिए, है ना। तो दो स्टेटमेंट है जो मैंने कहा आपको कि इसको ऐसा समझ लीजिए कि इफ dt/ds इज इक्वल टू 0 है तो I इक्वल टू R होगा। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया आपका, और दूसरा स्टेटमेंट ये है, आप स्टेटमेंट से कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या दो केसेस हैं, दोनों एक दूसरे के एक अगर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। और दूसरा ये कहता है कि अगर इफ़ I इक्वल टू R होगा, है ना, तो dt/ds इक्वल टू 0 होगा। इसको यहाँ पे डन कर लीजिए, यहाँ पे डन। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, बेसिकली इस पूरे डेरिवेशन में हम इसको लेके चल रहे हैं, इस वाले केस को। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम एक पाथ लेंगे, पाथ का हम इक्वेशन देखेंगे और उसमें फिर हम डिफरेंशिएशन लगा के 0 करेंगे और उससे हम देखेंगे कि I इक्वल टू R आता है या नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये है बेसिकली प्रूफ का। देखिए एक्चुअली किसी प्रूफ को करने के पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रूफ है किस चीज़ का और हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम प्रूफ ये करने जा रहे हैं कि I इक्वल टू R होगा। कब होगा, अगर आप स्टेटमेंट लिखें कि I इक्वल टू R, है ना, I इक्वल टू R तभी होगा व्हेन आपका dt/ds है ये 0 हो। ठीक है, तो हम पहले एक पाथ का एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और I इक्वल टू R निकालेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ का अगर आप समराइज फॉर्म में अगर स्टेप समझना चाहें तो स्टेप नंबर ये है कि हम पहले एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, पाथ का एक्सप्रेशन ऑफ पाथ होगा आपका। ठीक है, जो स्टेप नंबर 2 होगा उसको उसमें हम क्या लगाने वाले हैं, dt/ds इक्वल टू 0 लगाने वाले हैं और इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि I इक्वल टू R आता है या नहीं आता है ना। तो ये स्टेप है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम
यहाँ से। तो बेसिकली देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये एक हमने मान लिया कि एक सरफेस है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से ए एम और रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे, ये आपका नॉर्मल है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया ये डिस्टेंस आपका c है। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये क्या हो गया c माइनस एक्स, मतलब pm इक्वल टू एक्स अगर हुआ तो mp इक्वल टू c माइनस एक्स हुआ। और इस डिस्टेंस को वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हमने a मान लिया और इस डिस्टेंस को हमने b मान लिया। ठीक है, अब इसमें सिंपल आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा जो आपने अपने क्लास 8, 9, 10 में जो भी आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, बस उस चीज़ का एप्लीकेशन है यहाँ पे। देखिए रे ऑप्टिक्स बेसिकली ना केवल आपका जो है बेसिकली आपके ज्योमेट्री पे बेस्ड है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो सारा कुछ जो है आपका, वो जो भी ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा है अब तक क्लास 8 से लेकर 10 तक का, बस उसी का एप्लीकेशन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ आप लगाओगे और कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, पैरेलल जो लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ लगाओगे, यही सब यूज़ करके हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आपको पता चलेगा आगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली है कुछ नहीं, बस ज्योमेट्री अप्लाई करना है आपने और फॉर्मूला ड्राइव करना है, बस यही पूरा खेल है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं इसमें। अब हमने लिया AM है ना, AM है आपका। तो अब इसमें इसको मैं रब कर देता हूँ, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, है ना, जो आपका ट्रायंगल APM है। इस APM ट्रायंगल में ये जो आपका है हाइपोटेनियस हो गया, है ना, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटेनियस लिखें तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें तो ये होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हमने लिखा है यहाँ पे कि AM इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर का रूट ओवर। और अब आप बात कर लीजिए इस ट्रायंगल की बात, इस वाले ट्रायंगल में वही है। इस वाले ट्रायंगल में भी आपका ये है आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया MA डैश, तो MA डैश इक्वल टू हो गया A डैश P का होल स्क्वायर, इसमें ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये हो गया आपका MP डैश स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो वैल्यू हमने एज्यूम कर रखा था वो हम यहाँ पे पुट करते हैं कि अब आपका जो ये है, ठीक है, इसमें ये आपका A हो गया, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे A स्क्वायर लिख दिया। PM है आपका X है ना, तो इसके जगह पे हमने X स्क्वायर लिख दिया। और ये A डैश P है आपका, ये B है आपका, तो इसके जगह पे हमने B स्क्वायर लिख दिया और इसके जगह पे हमने C माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। यही किया हमने ये चीज़। और अब जो पाथ ट्रैवल्ड है यहाँ पे, ये जो लाइट ट्रैवल की है पॉइंट नंबर A से पॉइंट नंबर A डैश तक, तो ये है एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या हो गया, अगर हम देखें, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि भाई टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या हुआ लाइट का, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो लाइट का हुआ वो हो गया आपका AM प्लस A डैश M। ठीक है, ये तो उसको हमने यहाँ पे ले लिया। तो AM मेरा कितना आया था, ये आया था, और ये कितना है, ये है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका। तो जो स्टेप नंबर 1 है, अब हम उस चीज़ को कंक्लूड करने के स्टेज पर आ चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक S फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब हम इस चीज़ को लेना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे S को डिस्टेंस समझिएगा, स्पीड नहीं है ये। ठीक है, तो ये है आपका S और टाइम कितना हो जाएगा, अब ये डिस्टेंस हो गया तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, जो भी लाइट की वेलोसिटी रही होगी। तो बेसिकली वो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि मटेरियल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है, हम इसको ये मानते हैं कि किसी मटेरियल मीडियम में ये काम हो रहा है ना, एयर में नहीं है, किसी मटेरियल मीडियम में ये चल रहा है काम, और प्लैनेट सरफेस है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका t।
तो टी इक्वल टू क्या हो, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका जो ये यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम v से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका टाइम, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया हुआ है बेसिकली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, हम देखते हैं कि आगे जो आपका है वो क्या अप्लाई होता है इसमें। तो बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम आपको ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, ये जो एक्सप्रेशन पिछला निकाला था, अब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये आ गया आपका स्टेप नंबर 2। अगर आपको याद होगा पिछले स्लाइड से मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप जो होगा उसमें हम पाथ का एक्सप्रेशन निकालेंगे, और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, dt बाई डी एस इक्वल टू 0 करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, dt बाई डी एस निकाल रहे हैं। तो dt बाई तो यहाँ पे हमने निकाला यहाँ पे, तो एक्चुअली ये है आपका यहाँ पे, तो यहाँ x वेरिएबल हो गया आपका, है ना, x वेरिएबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे dt बाई डी एक्स कर रखा है। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन अगर आपको याद होगा तो इसमें आप देखिए कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2x और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले को करोगे आप तो ये आ जाएगा, ये हो गया आपका। अब ये चीज़ को देखिए, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया आपका। तो अगर आप इसको मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है एक्चुअली, बस यहीं पर है। अब देखिए, अगर आप इसको इक्वल टू 0 करोगे और इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करोगे, देखना यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो जब आप इसको इक्वल टू के इधर लाओगे तो प्लस बन जाएगा। तो प्लस जब बन जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन जो आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका, इसको अगर आप लिखें और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 डिनोमीटर में है, 2 डिनोमीटर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होगा, इसको आप रद्द कर दीजिए, मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा आपका सी माइनस एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अगर आप, है ना, अगर आप इस चीज़ को अगर आप प्रीवियस स्लाइड से अगर आप मैच कराइए, है ना, तो जो आपका x है ये, है ना, जो आपका x है वो क्या है आपका pm है। x आपका क्या है, x इक्वल टू pm, और जो आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या है आपका, ये आपका am है। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो c माइनस एक्स क्या है आपका, c माइनस एक्स इक्वल टू है आपका p डैश m, ठीक है। और जो आपका ये है, ये वाला पार्ट है, ये इस एक्सप्रेशन से आया है, ये है आपका mp। तो जब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है आपका, एक्सप्रेशन जो हमारा बन जाता है वो बन जाता है आपका pm बाई am इक्वल टू mp डैश बाई ma डैश, ठीक है। अब इस चीज़ को हम साइन कोसाइन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी इस स्टेटमेंट को अभी आप थोड़ा इग्नोर करिए, मैं बताता हूँ कि ये राइट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए, आपका जो ये है, अगर आप इस ट्रायंगल की बात आप करेंगे, है ना, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो अगर ये आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई होगा, ठीक है।
और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर होगा, करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं आपका, है ना, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ 90 माइनस आई, क्या लिखा जाएगा, ये कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस एक्स बाई ये, है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में, है ना, तो इस ट्रायंगल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉस ऑफ 90 माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी माइनस एक्स बाई रूट ओवर, ये जो पाथ आपने लिया था, है ना, ये वाला पाथ, ये सी माइनस एक्स है और ये वाला हाइपोटेनियस हो गया आपका, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आई, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो आपका है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आर, आ गया ये, है ना। तो और ये क्या है आपका, ये x है, ये आपका हो गया पी एम, और ये हो गया आपका ए एम, और ये क्या हो गया आपका c माइनस एक्स, ये हो गया आपका पी डैश एम, और ये क्या हो गया आपका ए डैश एम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया को शायद कि ये क्या है, तो मतलब साइन आर इक्वल टू पी डैश बाई पी डैश एम बाई ए डैश एम, और साइन ऑफ आई इक्वल टू पी एम बाई ए एम, ठीक है। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या है एक्चुअली। तो अब इस चीज़ को अगर आप यूज़ करोगे तो ये जो है आपका पी एम बाई ए एम है, ये साइन आई हो गया, और एम पी डैश बाई एम ए डैश हो गया, ये आपका साइन आर हो गया, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर हो गया, ठीक है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बहुत छोटा हो तो साइन आई इक्वल टू लगभग आई हो जाता है ना। अगर आप मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई हम लेते हैं जब आपका एंगल बहुत छोटा होता है, मतलब आई नहीं, बेसिकली थीटा भी आप कह सकते हैं इसको। तो अगर साइन आई इक्वल टू साइन आर है, यानी कि आई इक्वल टू आर है, अगर आपको इससे इस स्टेटमेंट से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू बराबर है, मतलब क्या, दोनों एंगल बराबर है, तभी तो साइन आई इक्वल साइन आर है। यहाँ से आ गया ये आई इक्वल टू आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखिए, आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर हम हमेशा पढ़ते हैं, 12th तक भी हमने यही पढ़ा है, आई इक्वल टू आर है, साइन इक्वल टू साइन आई इक्वल टू साइन आर आर होगा, कैसे होगा, ठीक है, क्यों होगा, ये यहाँ से प्रूफ हुआ आपका, है ना। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए बेसिकली जो हम लोग प्राइमरी स्कूल्स में और जो स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं ना, हम केवल कंक्लूजन्स पढ़ते हैं बेसिकली हर जगह पे कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब हम हायर स्टडीज़ करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है फर्मेट प्रिंसिपल, और कहाँ से आया, ये फर्मेट प्रिंसिपल से आया। इसीलिए अब क्या है कि स्कूल लेवल पे हम इन सब चीज़ों को बता करके कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते और सब चीज़ों को, इसलिए ये सब चीज़ें जो है वो हायर एजुकेशन पर रखी जाती हैं कि उस टाइम तक जो है तो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाता है ब्रेन में, तो उस टाइम पे ये हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा प्रूफ हो गया, जो जा करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ये कहाँ से आया आपका, ये भी आया आपका जो हमारा फर्मेट्स प्रिंसिपल है ना, उससे आया। तो आई होप सो कि आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और इन द नेक्स्ट वीडियो जो है मैं
दूसरा केस डिस्कस करूँगा, उसमें मैं रिफ्रैक्शन को कंसिडर करके फिर हम वहाँ से उस चीज़ को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन पोस्ट योर डाउट so that I can clear your doubt अगर जो भी है इसमें है, and in the next lecture I will try to cover the refraction case. Okay, so thank you so much for the listening for this video. Hope so you have enjoyed a lot.